आज बातें बिहार के विकास की नहीं, आज बातें होगी ज्योतिष की। संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। तो इमीडिएट एक्शन चाहिए तो रत्न पहनी। आखिर ऐसा कौन सा अध्ययन है, ऐसी कौन सी विद्या है कि आपके जन्म तारीख, जन्म समय से आपके पूरे जीवन का निकल जाता है कि आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं होने वाली है, कौन कौन सा अच्छा फल आने वाला है, किससे अच्छे संबंध बनेंगे, किससे अच्छे संबंध नहीं बनेंगे। कौन सी विद्या, कौन सी पढ़ाई है, तो वो है ज्योतिष विद्या। ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन उनकी बारीकियों को आप नहीं जानते। उन्हीं बारीकियों को एक श्रृंखलाबद्ध एक कड़ी में आपके सामने आज से प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि एक जन्म तारीख से, जन्म समय से एक ज्योतिर्विद्य, अच्छे ज्योतिर्विद्य कैसे आपके पूरे जीवन की गणना कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्या होगा, ये बताते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए इस कड़ी के पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं पंडित विंध्याचल लाल देव जी का, जो पटना में काफी अच्छे ज्योतिर्विद्य हैं और उनका प्रिडिक्शन कभी गलत नहीं होता है, सही होता है। आइए उनसे मिलवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बाबा, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। बाबा, आज आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए हम आए हैं। बताइए। आज थोड़ा सा आपकी बारीकियों को हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आखिर कैसे आप लोग गणना कर लेते हैं कि एक आपको जन्म तारीख मिलता है और समय मिलता है, या फिर चेहरा देख के या फिर हाथ देख के गणना कर लेते हैं। तो ज्योतिष के उन बारीकियों को थोड़ा सा बताने का कृपा करें ताकि लोग भी समझ सके कि कैसे ये काम करता है, कैसे ये सब चीजें होती है। तो कड़ीबद्ध आज पहला कड़ी है, पहला एपिसोड है, तो हम चाहते हैं कि आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालें ताकि लोग उनको रास्ता दिखाया जा सके। देखिए, ज्योतिष के विषय में जानना चाहते हैं या जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसमें आप एक एक करके आप समझने का प्रयास करिए। जी, पहले तो आप ये जानिए कि हमारे दिन 7 होते हैं लेकिन ग्रह 9 होते हैं। ऐसे तो आजकल लोग कई नए ग्रहों की भी अब खोज कर लिए हैं, लेकिन हम लोगों के हिसाब से 9 ही ग्रह होते हैं, माने जाते हैं। जितने दिन मैंने बताया उतने तो ग्रह होते ही हैं 7। उसके अलावे 2 राहु और केतु हो जाते हैं, मिलाकर के 9 ग्रह हो जाते हैं। जी। तो 2 बात तो आप जान गए कि दिन होता है 7 और ग्रह होते हैं 9। इसके बाद आप ये जानिए कि राशियां होती है 12 राशि होती है। 12 राशि होती है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये जान गए। अब इसी तरह से नक्षत्र होते हैं 27। अच्छा। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वस, पुष, अश्लेषा, माघा, पूर्वा फाल्गुन, उत्तरा फाल्गुन, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अच्छा। 27 नक्षत्र हो गए और हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। अब हमारी जो राशियां बनती हैं, जो 12 राशि है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशि है। ये राशि का निर्माण कैसे होता है? तो नक्षत्रों के आधार से होता है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र को मिलाकर के एक राशि बनती है।
यानी 9 चरण। जैसे उदाहरण के रूप में ले लीजिए कि मेष राशि है तो उसमें अश्विनी नक्षत्र का 4 चरण, भरणी नक्षत्र का 4 चरण और कृतिका नक्षत्र का 1 चरण मिलकर के मेष राशि बना। वृष राशि जब बनता है तो कृतिका का 3 चरण, रोहिणी का 4 चरण और मृगशिरा का 2 चरण मिलकर के वृष राशि बनता है। उसी तरह से मिथुन राशि में 2 मृगशिरा, 4 आर्द्रा और 3 पुनर्वस नक्षत्र, पुष्य का 4 चरण, पुनर्वसु का 1 चरण और श्लेषा का 4 चरण मिलकर के कर्क राशि बनता है। इस तरह से राशि का निर्माण होता है जो 27 नक्षत्र के द्वारा 12 राशियों का निर्माण होता है। ये तो अब आप समझ गए कि एक नक्षत्र में 4 चरण, 2 नक्षत्र का पूरा और 1 नक्षत्र का 1 चरण माने मेष राशि का निर्माण किया। इसी तरह से आप चलते जाएंगे चारों तरफ। अब किस राशि का मालिक कौन ग्रह होता है ये जान लीजिए। जैसे हमारे यहाँ जो 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं तो उसमें 2 ग्रह को छोड़ करके, 2 राशि को छोड़ करके बाकी सभी राशि या ग्रह 2-2 राशियों का मालिक होते हैं। अच्छा, तो वो 2 राशि कौन कौन है? अब बता रहे हैं। जैसे मेष राशि और वृश्चिक राशि का लॉर्ड मालिक मंगल होता है, ठीक। वृक और तुला राशि का मालिक शुक्र होता है। मिथुन और कन्या राशि का मालिक बुध होता है। कर्क राशि का मालिक अकेले चंद्र होता है और सिंह राशि का मालिक सूर्य होता है। सिंह का लॉर्ड सूर्य, कर्क का लॉर्ड चंद्रमा। मकर और कुंभ राशि का लॉर्ड शनि होता है और मीन राशि और धनु राशि का मालिक बृहस्पति होता है। धनु और मीन का लॉर्ड बृहस्पति होता है। ये आप समझ गए कि कौन से ग्रह का मालिक कौन हुआ, उस किस ग्रह के, कौन सी राशि किस ग्रह के लिए उसका मालिक है, ये तो समझा दिए। अब ये सारे ग्रह किसी राशि में उच्च के होते हैं, किसी राशि में नीच के होते हैं और कुछ राशि उसकी अपनी राशि होती है। ये आप जान लीजिए। जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का होता है और सिंह राशि उसकी अपनी राशि है। चंद्रमा जो है वह वृष राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का होता है और कर्क उसकी अपनी राशि होती है। ये समझ गए। बुध जो है वह मीन राशि में नीच का होता है और कन्या राशि में उच्च का होता है और उसकी अपनी राशि मिथुन और कन्या भी है ना।
उसी तरह से बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होता है और मकर राशि में नीच का होता है और उसकी अपनी राशि धनु और मीन है। उसी तरह से शुक्र जो है वह मीन राशि में उच्च का होता है और कन्या राशि में नीच हो जाता है, जबकि उसकी अपनी राशि वृष और तुला है। अच्छा। शनि जो है वह तुला राशि में उच्च का होता है और मेष राशि में नीच का होता है और मकर और कुंभ उसकी अपनी राशि होती है। ये बात समझ गए? ये ग्रह अपनी नीचता भंग भी होती है। इन ग्रहों की नीचता जो है, नीचता दोष जो है, वो भंग भी हो जाता है। कैसे भंग होता है? नीचम गतो जन्मनि यो ग्रस्या तदरासिनाथो तदुच्चनाथ सचंद्र लग्नादुर केंद्रो भवत नृपभोत। जिस राशि पर नीच का है, जैसे मान लीजिए कि मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, कर्क राशि में नीच का होता है और मेष और वृश्चिक उसकी अपनी राशि होती है। हाँ, मंगल का मैंने छोड़ दिया था। अच्छा। हाँ, समझ गए? तो जब जैसे मंगल अगर कर्क राशि में नीच का है और अगर नीच राशि पर है और उसका लॉर्ड जिस राशि पर वो नीच का है, कर्क राशि में नीच का है, तो उस राशि का लॉर्ड, कर्क का लॉर्ड हो गया चंद्रमा, अगर वह केंद्र में स्थित है, 4 घर जो कुंडली में होती है वो पहला, चौथा, 7वां और 10वां ये केंद्र होता है। तो अगर इसमें वो स्थित हो जाते हैं तो उसकी नीचता भंग हो जाती है और राजयोग हो जाता है। एक बात ये जान गए। तीसरी बात है कि सभी ग्रह की अपनी दृष्टि होती है, उसे देखते हैं। अच्छा। सभी ग्रह जहां से बैठते हैं वहां से 7वें घर पर उनकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है। लेकिन कुछ ग्रहों को स्पेशल पूर्ण दृष्टि दी गई है, जैसे मंगल 7वां के अलावे 4था और 8वां घर पर भी पूर्ण दृष्टि डालता है। बृहस्पति 7वां के अलावे 5वां और 9वां पर भी पूर्ण दृष्टि डालता है। शनि 7वां के अलावे 3रा और 10वां घर पर भी पूर्ण दृष्टि डालता है। इन 3 ग्रहों को स्पेशल दृष्टि दिया गया। इसके पीछे कोई खास वजह है? अब इसका वजह तो कोई खास ऐसा नहीं है, लेकिन जो जितना पावरफुल है उसको उस तरह की दृष्टि दिया गया, दी गई है। पूरे कुंडली में मंगल, शनि और बृहस्पति अगर आपने कहा तो ये बड़े ही कारक ग्रह हैं। मंगल से पराक्रम का विचार, शनि से आयु का विचार और बृहस्पति से जीवन शैली का विचार। अच्छा। इसलिए इनकी दृष्टि जो है वो बहुत ही काम की है। इस पर आपको यदि किसी के कुंडली का फलित करने जा रहे हैं तो इस बात पर आपको विचार करना होगा कि कौन सा ग्रह कमजोर है, नीच का है, उसकी नीचता भंग हो गई है कि नहीं हो गई है। और इसमें भी एक और इम्पोर्टेंट बात आप जान लें कि सभी ग्रह जो है वो अपने घर में बैठते हैं या अपने घर को देखते हैं तो उसकी वृद्धि करते हैं, न कि हानि नहीं करते हैं कभी भी।
अच्छा। क्योंकि बराह मिहिर के पुत्र पृषुयशस का सिद्धांत है कि यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो वा तस्य तस्यास्ति वृद्धि। कोई भी ग्रह यदि अपनी राशि पर बैठा हो या अपनी राशि को देख रहा हो कहीं से भी बैठ करके, तो उसमें वो उन्नति प्रदान करता है, कहीं से चाहे कितना ही क्रूर ग्रह हो या शुभ ग्रह हो। अपने घर का कोई नाश नहीं करता है, अच्छा। अपनी घर पर वो कुदृष्टि नहीं डालता। समझ गए? तो कैसे मतलब कि ये पता चले लोगों को, और क्या इसका बारीकी है कि समय रहते लोगों को आभास हो जाए या पता चल जाए कि ये सब हमारा जो है घरेलू ग्रह है, या फिर ये तो राजन जी, ये तो जो है वो तो मैंने हमेशा बताया कि किसी योगी ज्योतिषी से जानकार, अनुभवी और ईश्वरीय कृपा प्राप्त व्यक्ति से ही आप इसकी जानकारी ले सकते प्राप्त कर हाँ, सकते हैं, बिल्कुल। वो तो जिसका अपना अनुभव है, तजुर्बा है, देखते देखते जो जिसने बहुत कुछ सीखा है। अभी नहीं कि आपकी कुंडली पर हम पहले टेस्ट करने लगे, सीखने लगे, वैसा नहीं। 27 के 4 चरण, क्या 27 क्या बताया थे ग्रह? 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र के 4 चरण नहीं, सभी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। हाँ, सभी और 9 चरण से एक राशि बनता है। 9 चरण से एक राशि बनता है। सवा दो नक्षत्रों को मिलाकर, एक नक्षत्र में 4 चरण हुआ, तो 2.25 नक्षत्र माने 9 चरण मिला करके एक राशि बनती है। तो इसको अगर देखा जाए तो 27 का जो 4 चरण है, 4 चरण जो है, हाँ। वो 108 पे आके खत्म हो रहा है। हाँ। तो ये 108 का भी जो सनातन धर्म या हिंदू धर्म में है कि 108 का काफी महत्व है, बहुत महत्व है। हाँ, तो ये क्या उससे भी कुछ रिलेट करता है? हाँ, रिलेट है, रखा हुआ है। सारी हमारी गणनाएं जो हैं वो सभी चीज के पीछे कोई न कोई रहस्य छुपा हुआ है। ये बात आपको जानना तो है। हम लोग आगे इन हर विषय पर ध्यान देंगे। तो आगे जो रहस्य का उजागर होगा तो वो कौन सा होगा, वो थोड़ा सा हिंट से दे दे। आगे अब हम लोग दृष्टि के विशेष पर विचार करेंगे, योग पर विचार करेंगे, कैसे कुंडली का निर्माण करें। अच्छा। किसी का जन्म आज हुआ, आज ही के दिन किसी का जन्म 7 बजे सुबह में हुआ, किसी का 3 बजे दिन में हुआ, किसी का 9 बजे रात में हुआ, तो कैसे इसका निर्माण करें, ये अगले एपिसोड में, अगले बैठक में, अगले मीटिंग में इसकी चर्चा हम करेंगे। हाँ। तो ये तो आपने काफी मतलब महत्वपूर्ण बातें बताई हैं बाबा। एक चीज और बता दीजिए कि जो इन सब बातों पे चर्चा होती रहेगी कड़ी बाई कड़ी, लेकिन एक जेम्स भी, रत्न भी एक मायने रखता है जीवन में। तो रत्न की सही पहचान तो लोगों को जो अनुभवी हैं वो तो करते ही हैं, रत्न का उपयोग जीवन में कितना हो जाता है? देखिए, रत्न का उपयोग तो मैंने आपसे कई मीटिंग में बताया है कि ये रत्न जो है वो कुरामीन का काम करता है। अब इससे अधिक हम नहीं कर सकते हैं। जितने उपचार है, ये बात जान लीजिए, हमारे यहाँ जितने उपचार है, चाहे मंत्र है, पूजा पाठ है, दान है, सब में इमीडिएट इफेक्ट देने वाला रत्न है। हाँ, ये तुरंत सूरज के रे से अपने आपके लाइफ को प्रभावित कर देता है। हाँ, आपका जो जीवन है, जो चल रहा है, वो तो पंच तत्व से ही न चल रहा है। ये आपका जीवन का निर्माण हुआ है पंच तत्व से, छिन्न जल पावक गगन समीरा, है ना। और उस तत्व में ये जितने रत्न है वो किसी न किसी तत्व से प्रभावित है। ये पहले बात जान लीजिए। जैसे कोई गाड़ी है, उसमें इंजन का महत्व है जितना एसी का महत्व है, तो टायर का भी कम महत्व नहीं है, या ब्रेक का कम महत्व नहीं है, ये आप जान लीजिए। तो उसी तरह से ये 5 तत्व है,
और ये सारे रत्न किसी न किसी तत्व से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये रत्न जो है आपके ऊपर जो बैड एलिमेंट्स, प्रकृति का जो बुरा प्रभाव आपको प्रभावित कर रहा है, उसको तुरंत ये रोकते हैं। मतलब इमीडिएट एक्शन अगर करना है, इमीडिएट एक्शन चाहते हैं तो आप रत्न का सहारा लीजिए, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और इसका सहारा ले करके तब आप दान और माने पूजा पाठ जप, भगवान का मंत्र जप, ये सब करके अस्थाई तौर पर अपने जीवन को परिवर्तित कर दीजिए। बाबा हम बार बार इसलिए पूछते हैं रत्न का, कि होता है कि हर एपिसोड हर कोई देखता नहीं है। हाँ। इसीलिए हम बार बार आपको तकलीफ नहीं ठीक है ताकि लोग जान सके भाई कि उसमें छूट गया था। हाँ। तो इसमें देख ले। हाँ। इसीलिए हम डालते हैं। नहीं ठीक है। रत्न की एक बार चर्चा जरूर करते हैं। हाँ जरूर। तो बाबा आपने समय दिया, अगले बैठक में हम लोग फिर दूसरे एपिसोड बात करेंगे। आप इस बात के याद रखेंगे कि क्या क्या हो गया है ना। फिर एक ही बात को कई बार हम लोग को रिपीट नहीं करना। नहीं, हम वो मेंटेन कर लेंगे, वो मेंटेन कर लेंगे। तो आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। तो इमीडिएट एक्शन चाहिए तो रत्न पहनिए, ये बाबा ने कहा है। और सही बात है, हम भी देखिए पहन लिए हैं, 3 रत्न हम भी धारण कर लिए हैं। बाबा के शरण में आने के बाद हम भी धारण कर लिए, देखिए क्या होता है। दूसरी बात यह है कि ये जो आपको श्रृंखला हम दिखाने जा रहे हैं, मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि आप लोग भी ज्योतिष के बारे में, ज्योतिर्विद्या के बारे में जितने लोग बोलते हैं, काफ़ी निगेटिव भी पॉजिटिव बातें भी होती है, तो थोड़ी सी जानकारी लेने के बाद ही अगर किसी चीज़ के बारे में ये किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसीलिए हम आपको श्रृंखलाबद्ध बताने जा रहे हैं ज्योतिर्विद्या के बारे में, ज्योतिष की गणना के बारे में। तो ये पहली कड़ी थी। दूसरी कड़ी लेकर के फिर हम अगले हफ्ता हाजिर होंगे। आपने हमें समय दिया, ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।